This conference will now be recorded. हेलो अमित। या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सर फाइन। अच्छा, Shall we start? तो वीडियो के साथ देंगे। यस। मतलब आपका वीडियो ऑन करके देंगे पीपीटी या वीडियो ऑफ करके? नहीं, मैं ऑफ कर देता हूँ अपना वीडियो और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। नहीं, वैसे यदि आप कंफर्टेबल हो वीडियो के साथ तो उसमें भी दें, कोई इशू नहीं है। ओके ओके। जैसा आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि क्या होता है सामने फेस दिखता है तो कई बार लोगों को और अच्छा लगता है कि ओके इतने बड़े व्यक्ति को वो देख पा रहे हैं सामने। ओके लाइव फील ओके करते हैं। ओके ओके। तो शैल आई और स्टार्ट देख नाउ? लिया आपने कंट्रोल प्रॉपर आपको आ रहा है सारा? हाँ, मैंने चेक कर लिया सर एक बार। और देखिए मतलब लिंक्डइन और फेसबुक पे भी आपको शेयर किया है मैंने, और जहाँ तक हमारे माननीय कुलपति जी तक भी आपका लिंक और चीज़ें पहुंची हैं। वो जो पोस्टर हमारे द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है तो वो पहुंचा है। तो मतलब आप चर्चा में हैं आज। ओके, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी सच प्रिविलेज लाइक दिस। शैल आई स्टार्ट नाउ? बहुत कम समय पे आप एग्री हुए और आपने टाइम निकाला। तो एक्चुअली करीब एक लास्ट मीटिंग हुई थी हमारे वाइस चांसलर साहब के साथ। उसमें उन्होंने आइडिया दिया था कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं, क्यों नहीं हम उनको इनवाइट करते इस चीज़ के लिए। यस सर। उनके इस बात करने के बाद मुझे आइडिया आया और मैंने आप सब लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की। तो अच्छा रिस्पॉन्स है मुझे। इनफैक्ट टीचिंग से ज़्यादा अच्छा मुझे इंडस्ट्री से रिस्पॉन्स मिल रहा है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और स्पेशली जो न्यू जो युवा है, किसी भी सब्जेक्ट या चीज़ों का हो, जैसे अभी अपने डेटा साइंस में हुक एंड ज्वाइन आपने डिटेल दिया था, उसमें कोई भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो हर कोई इंडस्ट्री के लोगों को सुनना चाहता है, क्योंकि टीचर को सुनते सुनते तो लोगों के 20 से 25 साल हो गए। तो इंडस्ट्री को सुने तो वो एक बड़ा अच्छा फील, जो मुझे लगा कि स्टूडेंट को बड़ा अच्छा लगता है इंडस्ट्री को सुनना। तो हमने इस वजह से आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। ओके, थैंक यू सर। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं? बस 2 मिनट और रुक जाएं। और यस सर। मुझे लगता है कि काफी, हाँ, दो मिनट और रुक जाएं। 2 मिनट के बाद आप इसको कीजिएगा, कर लीजिएगा। ओके, ऑलमोस्ट 34 स्टूडेंट्स हैज जॉइंड टिल नाउ। हाँ, अभी ये इसमें और बढ़ेंगे जहाँ तक है लोग। ओके। अ, जी, और हमारे पास गो टू मीटिंग में 251 की कैपेसिटी है। और गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। राम रघुवंश कौन? भोपाल से सर। जी जी जी, आइए आइए। ये हमारे अमित जैन जी हैं स्पीकर आज। बस हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं मीटिंग को। जी तो आप लोग सभी लोग मीटिंग को एंजॉय कीजिए। ये शालिनी वस्त्रकार है अपना स्पीकर। अच्छा अच्छा, बंद है इनका स्पीकर, बंद कीजिएगा। और ये है राम रघुवंशी जी, आपका माइक बंद कीजिएगा। जी, बंद कर रहा हूँ बस मैं इसलिए। ओके। जी 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 जी।
हाँ जी, अमित आप स्टार्ट कीजिए। Okay, thank you. थैंक यू। Okay. Hello everyone, my name is Amit Jain and today I'm going to present a webinar on data science. It means an overview of data science and machine learning. Hope you heard about the what is data science, what is data analytics, and what is big data analytics, what is machine learning, what is artificial intelligence. Almost all these things are almost similar. So I will tell you after in my seminar also. Currently, I am working as data chief lead data scientist with Cloud Mantra Pune, where we are solving our client's problem with the help of machine learning and cloud. It means AWS, uh, Amazon Web Services. I am also alumni of UIT BU. I did MTech in 2014 in information technology branch. For those who just joining us, welcome. Uh, please mute yourself now. Hello. Uh, First of all, we will play a video that is a 2-minute video so that you can check what is data science and what is the applications of data science in different industries. So I'm going to start a video. Hope you will like this video. अमित अपना माइक ऑन कीजिए, मैंने म्यूट कर दिया था, गलती से मुझसे आपका म्यूट हो गया था। 1 minute, sir. आपकी आवाज आ रही है, वर्किंग। Okay, okay, great. Machine learning applications. Number one, Facebook facial recognition. Everybody knows this. When you upload a photo, Facebook somehow knows already who your friends are and tags them automatically. Well, that's a machine learning algorithm in action. There's a device, or still is, you can still buy it. It's called Kinect. It didn't really lift off, but that's like a marketing thing. But it's a really cool device. It looks at your actions, and you don't have to have a joystick, and you can play games on your Xbox. And actually it uses a machine learning algorithm called Random Forest, which we'll discuss in great detail inside this class. Then there's the virtual reality headsets, where you turn your head and the picture moves. And how does the machine know? How does the headset know what to portray? Well, that's a machine learning algorithm monitoring your actions and connecting them to the game or whatever you're looking at. Then on your phone, so if you have an iPhone, you'll see this little button where you can do text to speech to text or voice recognition. And when you click that button, it recognizes what you're saying. Well, that's a machine learning algorithm in action again. Then we've got robot dogs, and they learn how to walk. And it's very interesting how they teach them how to walk. They don't just time. They actually use a algorithm or a machine learning method called reinforcement learning, so the dogs learn how to walk on their own. Very interesting, and another thing that we'll discuss inside this course. So let's have a look how much time we have. 40 seconds. All right. So Facebook ads, they know you better than you know yourself. Machine learning, Amazon. Machine learning is used in medicine. I personally know a data scientist who uses machine learning to save lives of people on a daily basis. Machine learning is used in space to recognize certain areas of the world through maps, and machine learning is used to explore new territories such as Mars. All right, how are we going for time? So this is all about the applications of machine learning. So maybe you will find it is tougher for you right now, but I will tell you
actually what is data science. So you will feel this is much easier. You can do all these things what we have shown in this video also. So this is so information is the oil of 21st century, and analytics is the combustion engine. That is the some proverb said by some senior vice president Gartner Research. Now we will jump to our main slides. Uh, we will know what is, first of all, we will know what is data, what is information, what is analytics, like this type of information. And uh, so I will I I will have some, I will take your question also. If you have any question, you can write in the chat window. And in the last 15 minutes, I will try to answer your question also. So in this seminar, you will learn what is data science, what is machine learning, and what is data analytics. And we will see the applications of data science, what are the use cases, how industries are using data science and machine learning, the types of machine learning, some machine learning algorithms. It means all important algorithms we will see. After that, all this information about the data science and machine learning, we will see how to enter in the world of data science. It means you are the fresher right now, or you are the student. It means you are studying in second year or third year, like this. So you have sufficient time to learn data science your own way. So we will see how to enter into the world of data science, what we have to learn, what we have to read of. And so this type of thing we will check. uh, so coming to my first slide, that is, we will know about the data. Data is a set of values of quantitative or qualitative variables. It means we have lots of data in this world. It is the information in raw or unorganized form. It may be fact, figure, characters, symbols. We have seen lots of data. Data have multiple forms like numeric, text, alphanumeric, symbols. We have tutor data also. So this kind of data is not useful. So what is information? We have to extract this data, and we have to make it is meaningful. It means meaningful or organized data is known as information. अब आप पूछेंगे कि we have how to see or how to collect this type of data. So we have a data type structure here. So you can check here, we have a structured data or we have unstructured data. In this structured data, it means suppose you are using database. Have you used database your own, like SQL, Oracle? So this is kind of structured data. We can collect this data into our Excel sheet or CSV format. You can check unstructured data also, like I am speaking. So you can collect my audio or my video, or after collecting all my data, it means after 1 hour webinar, you can analyze my video or audio also. So this is kind of unstructured data. Suppose you are going to DMart, and DMart is checking every activity of yours. Ki where are you going, how much time you are spending into the DMart, which type of product you want to purchase from that mart. So they are observing, they are analyzing every activity. With the help of this activity, they are collecting your information, and with the help of this information, they will use this data. It means we have DMart had collected unstructured data. With the help of this unstructured data, they will find some meaningful information, and they will use for their uh, product or sales. So we have structured data, we have unstructured data also, we have real-time data also, we have natural language data. It means natural language, it means text. Suppose Modi has our PM Modi sir has written in some
Twitter about some schemes. So you can see the publics are responding immediately this type of Twitter data. You can check the positive sentiments. It means some are giving thumb symbols to them, or some are reporting them ki we do not like this type of schemes. So this type of Twitter data we can also analyze with the help of data science. uh, we have time series data also. In this time series data we have information as well as time, it means monthly or day wise records, so we can analyze this type of data. So this type of data we will see further in slides. So this is the slide how large big data is. Maybe you have one pen drive, that is 1 GB pen drive or 4 GB pen drive also. So you will find how many uh, large type of data we have in the industry or in the world. According to an article from Harvard Business Review, it is estimated that Walmart is a American company like DMart, collects more than 2.5 petabytes of data every hour from its customer transactions. So they are collecting this much of data. This the equivalent of this data is equivalent of 167 times of information content in all the books in the US library. So you can find we have megabyte data, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. So with the help of these much of data, we can find some insights, and with the help of these insights we can predict our future. Company can predict their sales value, they can predict the future value also. Analytics. So maybe you are confused this time ki what is analytics, what is machine learning, what is data science. And one by when you will see my 2 or 3 slides, you will know what is the terms, and is you also these terms will be clear one by one. Analytics is the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns or summary in data. Basically, analytics is the use of data, information technology, statistical analysis, quantitative methods, and mathematical or computer-based models to help managers or their CEO to gain improved insights about their business operations and make better fact-based decisions. It means analytics is helping us to take decisions. Now we will see what is data science. Data science or data analytics is the process of examining data sets in order to draw conclusion about the information it contains. Suppose we have Twitter data, Trump has written something in Twitter. So we want to know how many persons are liking this data or not. So we will examine this data and we will conclude what type of information from its Twitter data is coming. And so this is the whole process is known as the data science. Analytics is not a tool or technology, rather it is a way of thinking and acting on data. So one of the main 5 questions that data science answers. So we will see what is this. In this, is this A or B? Suppose you have some questions like this. Uh, is this A or B? It means in machine learning, this is a classification problem. So suppose we have lots of pictures in our database. The pictures are the cat pictures and dog pictures. Suppose you show and machine already learns about the these type of pictures. This is the cat and this is the dog. So suppose we will have some picture of cat. So when we will show this picture to our machine, it means our computer. So at the time computer will be able to answer this is the cat. This is the simple application of the data science. The second question is this weird?
is this weird? Miss, is this the question? It means it is a problem of anomaly detection. Suppose we will come to this point later. We have some use cases. We will tell everything after this. How much or how many? This is kind of regression problem. So suppose you have to predict the complete sales value after 3 months, after 1 year, or after 2 years. This kind of problem you have. It means you have to predict some future value. So with the help of data science, we are able to answer this question also. How is this organized? It means this is the problem of clustering. We, with the help of suppose we have some sales data, and we have, with the help of data science, we have organized the sales data into 3 parts. This customer is more likely like this product, and this customer is do not like this product. So we have separated this kind to the customer set, and when we will promote or when we will marketing this product A, so at a time we will SMS or we will call only to these customers or email them. Those are interested to purchase this product only. So we, with the help of data science, we can save our time, our energy, and everything. Next question is, what should I do next? Like a recommendation engine. So with this, I will give example of this after some time. Hope you are listening my slides and enjoying my session also. Actually, I'm not able to see your faces or know what I am telling you. You are learning or not, but after some time you will know what I'm telling to you. अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश करते हैं अभी. मैं भी applications में आऊंगा तो at a time you will know better. So what are the types of analytics? We have 3 major types of analytics: descriptive analytics, predictive analytics, and prescriptive analytics. What is descriptive analytics? It means what has happened. अब तक क्या हो चुका है? We are collecting historical data. Suppose we are the customer of DMart. So DMart have suppose thousands or 10,000s of customers. So they are collecting their information like their age, their location, and what type of product they are purchasing till now. So this is known as historical data. From this historical data, company is ready to find useful information or possibly prepare the data for further analysis. Second one is predictive analytics. What might happen? It means that this is the predictive analytics. With the help of this predictive analytics, company analyze their current and historical facts to make prediction about their future. It means in the future what will happen. This customer will come to the DMart once again or not, or this customer will purchase this product or not. Because suppose customer has purchased mobile, so at the time next time he will purchase mobile screen. Maybe he can purchase headphone also. Maybe he can purchase the cover also, and there are lots of product we can company can sell. So what might can happen and the future events. And now last one is the prescriptive analytics. What should we do? So companies are deciding with the help of their data. Suppose they have sell this kind of product. They have sell T-shirt to this customer. So maybe this is the Diwali season. So customer will also purchase the jeans also. Maybe customer will also purchase the bag or so they are sending them the SMS or email to come the customer into their shopping mart or online. Now we will see the use cases of data science. There are multiple use cases, so I have taken the only 10 use cases for data science. Suppose you are new in the Bhopal and you have to purchase a
house. So you will collect the data of all the areas, like you will collect data of Hoshangabad Road, you will collect data of Kolar, you will collect data of Ayodhya bypass, and with the help of, we will collect all this data to predict historical data to predict the future price of price of particular location. So with the help of data science, we can predict the future house price also. Customer churn analysis. This is the important application in telecom. Suppose uh, Airtel has lots of customers, but one customer is not using his service or his data from last 2 months. So company can analyze this type of information. Ki customer will churn or not, customer will leave their service or not. So if they are not using this type of services, so Airtel has lots of thousands or lakhs of customers who are not using their services since last 2 months. So they will analyze the churn, and they will, after that they will they will tell him to customer ki you can purchase our offer, we are giving only in 1 GB data in 100 rupees. Like this type of offer they can sell to person. If customer will attract this kind of offer, so they will return to the company once again. So they can analyze the customer or churn analysis. Third use case is recommendation engine. Amazon is using recommendation engine. So with the help of their recommendation engine, they are purchasing more, like right now. So it means, suppose you are going into Amazon website and you are checking the blue t-shirt, so they will recommend you, okay, we have this much of option into the t-shirts, and if your size is L or M, so we have this kind of option also, we have color option also. So with the help of recommendation, they are increasing their sales. Fourth one is IPL data analysis. IPL is a famous game in India. So suppose you have data since 2008 to 2019. So you want to compare the Virat Kohli score with Steve Smith score. So we can analyze this data also, and after that we can make our strategy. Another use case is fraud detection. A company, lots of customer wants loan from the bank, but bank is not ready to give to everyone loan. Before, if your credit score or your historical data is good, on the basis of that they are ready to give you loan. So with the help of fraud detection, companies are analyzing if customer has good history, credit history, so they will give them loan, or otherwise they will deny. Another one is customer segmentation. They are segmenting to customer. We have discussed this example before. So with the help of segmentation, they can analyze or they can make some strategy for different segmented customer. Lifetime value prediction. Suppose lifetime value prediction, it means bank, finance industry, telecom industry are analyzing, are predicting this type of value, lifetime value, ki how much life he will spend during his tenure. And another one, that is customer sentimental analysis. Sentiments are positive, negative, or sentiments are positive, negative, neutral. So with the help of this customer sentiment analysis, company can learn, like you have heard about the Tesla Twitter. Tesla's CEO has written something on the Twitter, and their share has down immediately on the same day. So with the help of sentiment analysis, sentimentals play major role in the company's data. Another one is we can make chatbot. Chatbot is virtual assistance. If you want to know some information of some insurance company or any company, so you can chat, you can go into their website and you can talk with their chatbot. So they will give you each and every information you want. Another one is targeted advertising.
uh, everyone are using mobile phone, and with the help of these mobile phones, everyone is getting different advertisements. So on so you can see there is a personalization of the advertisement. You will see, if you will search in Google data science, so after that you will get the advertisement related to data science or machine learning. So some companies will send you, you can do this course, this type of advertisement. You can check. If you will see different type of you will search in Google. So I want to purchase a blue t-shirt. So after that uh, you will find ki companies are giving this type of advertisement. So these are the use cases of data science. So maybe you have little idea about the what is data science and how companies are using this kind of information. So these are the use cases. So every industry is using uh, data science. So retail industry is using, e-commerce industry is using. Nowadays, healthcare industry is majorly using data science. They are using they have wearable devices. So with the help of these wearable devices, they are tracking their customers, and they are using telemedicine, telesurgery also. Banking industry, finance, BFSI industry. Banking industry have lots of customers, and with the help of these customers, suppose one customer has credit card, so the bank will try to send another debit card, or they have some different facility also. They will try to give them loan also. So we have applications in insurance industry also, with like a fraud detection. We have applications in edtech, it was education. Some institutes are doing conducting online examinations also. So with the help of in data science, we can do lots of, there are lots of application in these industries. Digital marketing, tech, agriculture is also using data science, telecom is also using data science, supply chain and logistic also using data science. Now government services like Aadhaar has 130 crore people's data. With the help of these data, governments are making their strategy there to for Janta, it means peoples. Now we will see one example in e-commerce industry. The most vital role of data is to provide a better experience for the customer when they make use of websites, and also try to satisfy the user needs by giving the relevancy search. Suppose one person wants to purchase something, so they will try the customer will at least purchase something from their websites. So give they will try to they will collect the customer information. Suppose uh, there is a movie website, and he wants to purchase some movie. Uh, so they will recommend ki, in previously you have seen this kind of movie, so maybe you like the action movie or science fiction movie. So we are recommending this type of movie. You will purchase, and you definitely you will like it, and the customer ratings they will also shown to this customer. So they will try to sell their data, at least who have come for into their websites. Another one is to predict the user interest and behaviors. Predictive analytics is being used so that they provide required products to of user interest. Suppose a customer came to their website and wanted to purchase some Bluetooth speaker. So they will show according to their personal choice. Suppose he wants Bluetooth speaker around only 1,000 rupees. So at the time they will not show every time that this is 5,000 rupees or this is a costly Bluetooth speaker. So to predict, they will predict with the user interest and behavior also. Data is being used for personalization. So they will collect their personal data and such as mail ID and address to increase the rate of conversion. Suppose customer is living in
Ayodhya bypass area, and there is a sale in Hoshangabad Road area. So they will collect the data and try to send some information on their mail ID, or they will customize this address. They will cluster this address, segment this data, and will send to those customers who are living nearby the Hoshangabad Road. And another one, that is the by making use of real-time analysis, prices are changed to in order to compete the other retailers. You have seen कि sometimes you are seeing this product in how much rupees. After some time, you will see the price is down. Why? Because the other customers or other retailers is selling the same price, the same thing in another price. So in the same time, they can price down the price of the particular thing. So what are the sources of data in e-commerce? You are listening till now ki the data, we have to collect the data, and we have to make some information. We have to extract this data from anything. So what are the sources of data in e-commerce industry? So e-commerce industry are collecting different types of data from orders, products, their baskets, customer visits, the users, marketing campaigns. They have referral links also, keywords. It means customer is typing something, so it means at the time the company known to the customer requirement is this also. Maybe catalogers browsing, they are collecting their social data also, Facebook, Twitter, Google. They have cookies, they are using remarketing and Google Analytics also. So these kind of sources of data in e-commerce industry. So with the help of this type of data, we can extract so many information, and we can increase our sales also. So why big data and predictive analysis in e-commerce? So there are different facts. The fact one is companies that use predictive analytics achieved 73% higher sales than those who have never done it. Fact two is 65 of customers feel completely frustrated with the bad customer experience. So targeted marketing or targeted advertising is compulsory. Fact three is real-time personalization helps upsell and cross-sell by 68%. We will see example of upsell and what is cross-sell. So with the help of this upsell and cross-sell, uh, they are able to increase their sale by 68%. So we will see top 10 use cases in e-commerce industry. The personalization and recommendation. Recommendation, we have seen the example of Amazon. Amazon it is recommending us what you can like. This type of recommendation is giving by Amazon. So this real-time personalization or recommendation is based on their recent views. Suppose customer has already the previous customers, and he's using Amazon websites last 2 years. So they have seen what are the recent views of this particular customer. So on the basis of these recent views, they can recommend if you may like this kind of product also. So with the gender and demographic location, so and most recent bias. So with the help of these kind of data, companies are recommending to customer and increasing their sales. Second one is dynamic pricing or optimal pricing. Optimal pricing is the future of e-commerce. It means companies are giving different prices to different customers. If customers is old and using their website since last 3 years, so they have suppose one offer. Customers who is using our website from last 2 years and has purchased at least 10,000 rupees from our websites, so we are giving offers. So at the time, customer will attract from this offer also, and companies will try to maximize their profit.
upselling or cross-selling. So we can see the figure also. Suppose we went to the McDonald's. So with the help of the item-based filtering or user-based filtering, companies have two different strategies like cross-sell and upsell. Cross-sell, it means suppose you have purchased a burger, the company will try to give you an finger fries also. So French fries also, they will tell you if you will purchase our fries, so we will give you in small box. And cross selling is if you are purchasing, so this is our combo offer. In combo offer, you will have to give this much amount. So this is the strategy to attract a customer. So with the help of these two strategies, customer will buy more and will purchase, will spend more. SEO. SEO, if you can't user can't discover your content, you can't sell. Because actually users want something, and you are selling this kind of data, but you are not able to show this kind of data to their customer, so he will not buy or he will not purchase. So that we have to make our website this type of customer retention, the CRM. So uh, we have to send every time the price notifications value, and we are collecting different type of customer value, customer data, and we have to retention our customer. They will not left, they will not leave our company. So timely we will companies are sending their SMS or this is the price of their new product, and the new product has came into their market or their websites, or they are sending selling coupons and discount offer also. So they do not want to lose their customer. Cross device correlations. Customers have multiple devices. They can log in from computer, they are logging from wearables devices also, they are logging from the mobile phone also, and tablet also. So with the help of these devices, companies are using all type of information, and with the help of information they are uh, making their decisions to sell their product or analyze their data. Traffic acquisition or advertising, which campaigns are the most efficient, and which type of channel users are interested in to watch the advertising. Suppose you are a student, so at the time they will ask you to purchase the books, or they will ask you to purchase this type of course. So maybe you will at the time you will like this kind of advertisements. They will not sell you every type kind of advertisement that are not relevant to you. So with the help of data science, they are sending uh, only relevant or efficient advertising only. Customer analysis. So customer intelligence group examines usage patterns and complaints data to accurately predict customer defections. So understanding your customer is must. So companies are identifying their lifetime value. Companies are identifying the churn data, and they do not want to lose their customer. They want to give some offers every time, or so they can increase their sales or timely. They are selling dynamic promotion also. Dynamic promotions are powerful tools to help increase values every time. When you are go to the Paytm, so they are giving you some vouchers or promo codes. So when you apply these promo codes, you will get some money or amount. And another one, that is the shopping assistant. This is kind of chatbot. This is kind of the building knowledge database, product image repository, and building question and answer engine. Suppose you want to know what are uh, the new insurance scheme has arrived. So immediately chatbot will tell you, personal assistant will tell you these are the new schemes has come, and you can purchase this one. So what are the questions and answers, they reply accordingly. So what are the questions the analytics can answer?
what are the best sellers in the category, is the most watched product, at the same time the best selling one, which products sell best among the users who have already bought an item in the product category, and how often does a given user group or new user return to your shop. So there are multiple types of questions that analytics can answer. And apart from these, you have, suppose you have different questions. So there analytics can answer also. So like Starbucks is selling coffee. So they are how they are collecting their data. They are collecting the data about the customer orders, and they are collecting their email ID, their location. So they are personalizing their adverbs, they are personalizing voucher also. So also they do not want to lose their customers. So selecting the customers who are interested in their offer also, or if the customer is lost, so they are trying to recover this customer also. So with the help of this data, they are increasing their sales. Amazon is using recommendation engine. It means they have one strategy is predictive modeling technique known as collaborative filtering, using customer data to generate you might also want. It means for each product bought or visited, they will show you multiple options, and they will try to you purchase this product. So with the help of this you might also want recommendation engine, they are increasing their sales of at least 30%. Walmart developed a retail link, a tool that presents its suppliers with a view of the demand in stores, so suppliers know when stores should be restocked rather than waiting for an order from Walmart stores. It means uh, an store has finished some item, stock is over, so immediately a tool will immediately uh, can give the order. So we will see in this slide that machine learning is a subset of artificial intelligence. Now we will know what is artificial intelligence. So artificial intelligence is design an intelligent agent that perceives its environment and makes decisions to maximize chances of achieving its goals. There are different subfields in the artificial intelligence. They have vision, robotics, machine learning, deep learning, natural language processing. It means in so this all vision, everything is known as artificial intelligence. Machine learning is a branch of artificial intelligence. Machine learning, deep learning, NLP is a branch of artificial intelligence. Machine learning definition is machine learning is gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. So they have main different three different types. The first one is supervised learning, another one is unsupervised learning, and reinforcement learning. There are two mainly algorithms we have in supervised learning algorithm: the classification problem and regression problem. Unsupervised learning, we have different algorithms like clustering, dimensionality reduction, and recommendation. Another one that is reinforced learning is reward maximization. The types of machine learning algorithms, as we have seen, we have three types of machine learning algorithms for which we are collecting data. So in supervised learning algorithm, we have target data. Suppose we have to predict the future, we have to predict the house price. So for this we are collecting historical data, and with the help of this historical data, there's also one variable that is known as dependent variable, that is known as target variable. It means we have one target variable available. So with the help of this data, we are able to predict our future sales value. Suppose one company is selling aluminum. So customer or client wants to know the value of after 3 months. So they will collect data
suppose they are collecting data from 1st of January 2020. So they are collecting data of first, the price of aluminum is on 1st January is 10 rupees, and 2nd January is 11 rupees, 3rd January is 13 rupees. Like this, they are collecting data. So, so this is the sale, the price value is known as the target variable, outcome variables. So these outcome variables is dependent on other. There are lots of variables. Suppose I have tell you the example of the time series. It means the variable of the date. That is the one variable. So we can collect the gold price also. We can collect the crude price also, and we can have a large sets of data. There are thousands of variables we can insert in this data, and with the help of this, we can predict the future price of next after 1 week, after 1 month, after 3 months, after 1 year also. So this is the kind of example of supervised learning. In the field of supervised learning, multiple algorithms come like regression, classification, linear regression problem, decision tree, random forest, KNN, and logistic regression. This is the I can tell you the name of examples of supervised learning also, but I can't tell you the I can tell you in detail what is linear decision tree, random forest right now. Another one, that is the unsupervised learning, when we don't have any target or outcome variable. Suppose you have only customers data, so or you have to make some strategy to promote your business. So at the time we will cluster or we will segment this data. We don't have any target or outcome variable to predict, so we will use unsupervised learning method. So in the in this category, we have a priori algorithm, k-means clustering, hierarchical clustering, principal component analysis. Principal component analysis is dimensionality reduction algorithm. Suppose we have thousands of data, thousands of variables, and every variable is not important. So which variables we have to remove? For that we use PCA, principal component analysis. The types of machine learning algorithm, a third type, reinforcement learning. So in this, we actually in this category, machines is learning on their own way. So they are collecting structured and unstructured data from the customer, and they are using with the help of Markov decision process. So this is a main major kind of machine learning algorithms like linear regression, logistic regression, decision tree, SVM, naive Bayes, KNN, k-means, random forest, dimensionality reduction algorithms, gradient boosting algorithms, GBM, XGBoost, light GBM, CAD boost, and time series modeling ARIMA techniques. So you are listening only the name of the common machine learning algorithms. They are not tough. They are not. You can learn easily. You can learn from your. We have multiple resources like articles. We have blogs. We have different ebooks, and we have different resources to learn these. This is not so much tough. So this is a diagram, a machine learning diagram. So we have three kinds of algorithms: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. In supervised learning, we have two categories: regression and classification. In regression technique, you have to predict the future, like weather forecasting, market forecasting. And in classification technique, you have answers like customer will purchase this product or not, customer will leave or not. So this kind of problem we solve with the help of classification problem. We have unsupervised learning. In that, clustering is there, dimensionality reduction is there. We have reinforcement learning. So this is the chart of machine learning process. So now major part of the overview of data science is over, and what is analytics, what is machine learning is over. Now I will tell you how to start career in data science. Suppose you are in second year or third year or final year student. So you have sufficient time to learn data science, or you can start your career after your engineering or other
courses you are doing. So there are various positions in industry like data analyst, data engineers, AI engineers, ML engineers, data visualizer, BI, scientists. There are multiple business analysts, data scientists, decision scientists, career paths and application you can choose from. So हमें क्या क्या सीखना है? What to learn? We have to learn statistics, linear algebra, and one programming tool like R. R is a language. Python is a language. With the help of R, Python, SAS, we can have one coding language. R is majorly used for statistical programming language, and with the help of Python, have you heard about this language, Python? With the help of the Python, we can also develop the website also, but there are multiple machine learning algorithms. With the help of Python, we can solve a good data visualization tool like Power BI, Tableau, ClickSense. You can note if you want what we have to learn. If you want, we have to learn, at least you can start from R, you can start from Python also. And if you are liking my data science seminar webinar, so I can guide you time to time. It means you can take my LinkedIn account also, so you can message me anytime and I will guide you what you have to see, of what you have to write, read, or which type of article, which type of blog you have to read, or which type of ebook you have to use. And after, the main thing is machine learning algorithms, and we have seen different machine learning algorithms previously, linear regression, logistic regression. So you have to learn these machine learning algorithms, and you can start your career in data science also. One major thing is big data. We have talked about the structured data in that is in a CSV format or text file, but data is coming in various field. Companies are using lots of data. So that is known as big data. So for big data, you can have to learn Hadoop and Spark also. When we will master in the machine learning field, so we can move into the NLP part, natural language processing, or deep learning part. So this type of tool methodologies you have to learn into the data science. So what to refer? It means which type of blogs you have to read, which type of courses you have to join, or which type of ebooks you have to read. So if you can also note this type of information, you have to learn statistics. All tools and subjects have their official websites which provide free material for references. Use YouTube wisely. You can learn lots of things in the data science field. There are lots of good videos are available. You can read articles, our bloggers, KD Nuggets, Edureka. Analytics Vidya is one of the best contents. You can refer Analytics Vidya also. You can join MOOC courses, Udemy, Udacity, Data Camps, Coursera. And the last one is ebooks. So you can search ebooks on R, Python, machine learning, deep learning, NLP. So you can learn also this. I think this is my last slide. So data science is the future. So thank you for attending, and feel free to ask any questions. So Diwakar sir. If you have, yes sir, I'm able to listen you. You can go in the chat box. Some question are asked by student, and Yes. again I am requesting student to come with mic. I am unmuting your mic, so Okay. you can directly join with audio and video as well as chat window. So feel free to ask any question regarding data science and machine learning with our expert Amit Jain.
Manudeep Sinha has asked a question. As a final year student, what pathway you suggest to get into the field? How did you get in this sector? Okay. So I have as already told you कि you have to spend some time. Suppose you have 6 months. Suppose you are spending your 6 months. So you have to read about the what is first of all you have to take one language, either R, either Python, and after this you have to do some statistical analysis in R or Python for data analysis. So you will find multiple sources in the YouTube or in the internet, and there are multiple websites like Analytics Vidya, and they are giving free they are providing free tools, and they have in internet they have lots of options. So I think I have given you some basic idea about data science. Now you can explore into the internet and you will find so many things into the field of data science. And Manudeep Sinha, is this the question, answer you want? Hello. Yes. Thank you so much, sir. I am Manudeep Sinha. Thank you so much for addressing my question. सर एक्चुअली फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स मैंने मतलब पाइथन और आर प्रोग्रामिंग कर रखी है, मतलब आर पे अभी मैं सीख रहा हूँ. बट मेरे को ये पता कि जैसे अभी जो कंपनीज आती है वो जनरली अपने जूनियर मतलब जूनियर डेवलपर की पोजीशन पे लेती हैं. तो एज अ फ्रेशर हम किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें, या फिर मतलब इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन एनी large companies, large MNCs like TCS or IBM, Infosys, large tech companies, और उसके बाद मतलब आफ्टर 2 to 3 years उसके बाद जब थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद फिर हम इस फील्ड में जाएं, या फिर फ्रेशर में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं. तो बस ये क्वेश्चन था मेरा. ओके, सो डेटा साइंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और जो हम अभी आपने नाम ज्यादातर सुना है TCS एंड इन्फोसिस का, जो मेजरली भोपाल में कैंपस के लिए आती है या फिर जो हाई रिक्रूटर्स है. तो एक्चुअली जो ये कंपनीज है ये ज्यादातर आती है डेवलपर पोस्ट के लिए. तो दे हैव पोजीशन ऑफ C++ और जावा डेवलपर और पाइथन डेवलपर, बट दे हैव स्पेसिफिक डोमेन in their company also. They have data science team also, but मेजर जो IIT में स्टार्ट जाती है कंपनियां, वो अभी IIT के स्टूडेंट्स जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तब से वो डेटा साइंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. वो अपने डिफरेंट मतलब उडेमी का एक कोर्सेस होते हैं. उडेमी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री कोर्स परचेस कर सकते हैं. कुछ कोर्स फ्री डाउनलोड भी होते हैं उडेमी की वेबसाइट वगैरह से, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. बट आप जब इसमें आप डेटा साइंस की फील्ड में आते हो सपोज, तो जो मेजर कंपनियां रिक्रूटमेंट करती हैं पाइथन और जावा के लिए, तो उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी. उसके लिए भी मतलब आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. अगर पाइथन में होते हो तो आपको डबल फायदा है, आप डेटा साइंस फील्ड में जा सकते हो. पर आप जब पाइथन में जाते हो तो पाइथन में भी आपको मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है डेटा साइंस में, या फिर आपको डेटा में कुछ आपको लग रहा है कि हाँ मैं इससे डिसीजन निकाल सकता हूँ या इसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं. जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हो. और जो कंपनीज है अभी मतलब ये सब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने वाली है. सारी कंपनीज अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने वाली है, क्योंकि जो अब बिकेगा वो डेटा ही है. मतलब डेटा इज द न्यू ऑयल इन करंट सेक्टर. तो अब जैसे जियो मार्ट है, जियो है, तो जियो ने 40 करोड़ डेटा इकट्ठा कर लिया है, 40 करोड़ यूजर का डेटा है. तो उसने अभी फेसबुक के साथ, फेसबुक के पास भी अप्रॉक्स 100 करोड़ यूजर जो इंडिया में यूज करते हैं उनका डेटा है. तो इस प्रकार से उनके पास काफी सारा डेटा है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा दे विल एनालाइज एंड दे विल कैप्चर द मार्केट. सो हम मतलब डेटा साइंस में आ सकते हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं है. और चाहे वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर, चाहे सेकेंड ईयर का. अभी आप फाइनल या प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो अभी भी आपके पास काफी समय है सीखने के लिए. बट आपको इसमें एटलीस्ट 3 मंथ्स तो देना ही पड़ेगा, ताकि आप इसको जो आपकी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है
उसमें आप स्ट्रांग हो सको और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो इसके बारे में। आपको बहुत सारे मतलब प्रोग्राम मिल जाएंगे गिटहब में। गिटहब एक वेबसाइट होती है जहाँ पे आपके ऑलरेडी जिन्होंने प्रोग्राम किए होते हैं वेबसाइट वगैरह में डेटा साइंस में, तो वो अपना प्रोग्राम वहाँ पे स्टोर करते हैं। इज दिस फाइन? यस सर, थैंक यू सो मच। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे लेना हो तो मैं भी मतलब इसके वेबिनार के बाद भी अवेलेबल हूँ। अगर कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ आपको चाहिए किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, तो वेबिनार के बाद भी ले सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू। आदर्श रिक्वेस्ट है, आदर्श, अभिषेक, आकांक्षा, दामले, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे माइक में आके। Hello, sir. I am Adarsh. It was very nice of you and thanking you so that this session was very helpful for all of us. Okay. Sir, Thank you. can you hear me? Yes, I am able to hear you. हाँ हाँ, आप सुनाई दे रहे हैं, आप बोलिए बोलिए। Yes, sir. Sir, the major concern was I have been working on Python and the machine learning concepts since the second year. We have also built a chatbot also. So I was thinking that should I learn more about mathematics, about statistics right now, or should I go on creating more and more projects regarding the data science? Okay. So mathematics and statistics is the base of data science, है ना? तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी मतलब उसमें एनालिसिस, क्योंकि एक्चुअली आपके पास डेटा है बट आपके इनसाइट्स आपको निकालने हैं, तो उस केस में हमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज पड़ता है, उसकी जरूरत होती है। बट अगर आपने पाइथन, एमएल और चैटबॉट वगैरह बनाया हुआ है तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ट्राई करें, ट्राई टू डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड पुट दैम इनटू योर रिज्यूम और सीवी। जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स करोगे उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी और आपको बेनिफिशियल होगा उसका कंपनीज में। और वन मोर थिंग आपको बताना चाहता हूँ, मनुदीप बोल रहे थे शायद कि जो हमारे जो लार्ज कंपनीज है इन्फोसिस और टीसीएस वो हायरिंग करती हैं, तो आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी आजकल जो IIT IIM वाले भी हैं वो स्मॉल स्टार्टअप में जाते हैं। तो अभी अपने दिमाग में ऐसी बात मत रखो कि मुझे छोटी कंपनी मिलती है बड़ी कंपनी मिलती है। आपको छोटी कंपनी में ज्यादा सीखने मिलेगा और ज्यादा आपकी लर्निंग हो सकती है वहां पे। तो आपका जो एम होना चाहिए लाइफ का वो टू गेट अ जॉब इजीली। तो आई थिंक ML और डेटा साइंस इज द फ्यूचर, तो आप इसमें आप आ सकते हो। हाँ अमित जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी कोविड-19 एरा जो है, इससे पहले का आपने देखा और अभी प्रेजेंट कोविड-19 के समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस तरह से खड़ी हुई, पूरा काम हुआ और सबसे ज्यादा ग्रोथ रही। तो आगे जो आने वाला जो समय है उसमें जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, चैटबॉट या ये सब ऑटोमेशन, इसमें किस तरह के करियर देखते हैं आप? ये ग्रोथ रहेगा या डिक्लाइन रहेगा? आगे कोविड-19 का इफेक्ट कौन से फील्ड को ज्यादा ऊपर लेके जाएगा और कौन से को नीचे लेके जाएगा, ऐसा कुछ गाइड करें। यस सर। सर मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको मेरा सेमिनार थोड़ा कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया रहा और आप इमेजिन करते रहे कि हम सब लोग सामने बैठे हैं और बहुत अच्छे से बताते गए आप और कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आई। बहुत ही बढ़िया रहा। ओके सर, थैंक यू सर। सो एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन था कोविड-19 फेसेस के मतलब उसके पहले उसके बाद की जो कंडीशंस हैं, तो आपने लिखा होगा यहाँ पे कि कंपनीज जो कस्टमर के डेटा पे ही चलती थी लाइक उबर, ओला और ओयो रूम्स, जो मेजर था कि वो कस्टमर के डेटा पे ही चलती थी, उनका बिजनेस थोड़ा लॉस हुआ है कि कस्टमर नहीं आएगा तो क्या होगा उनका। बट जो जैसे कुछ कंपनीज में लॉस हुआ है हम ये मानते हैं, तो और कुछ कंपनी का फायदा भी हुआ है। जैसे अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बूम आ सकता है। कैसे आ सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बूम? कि अभी क्या होगा, अब लोग मतलब अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और दे विल ट्राई टू
isolate themselves from others. So at the time they will purchase their own bikes or their own car. So अब कंपनी क्या करेगी कि वो कंपनी ऐसे कस्टमर को फाइंड आउट करेगी कि जो ऑटोमोबाइल या कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, तो कंपनी कैन सेगमेंट दिस कस्टमर्स एंड विल ट्राई टू एंगेज देम. सेकंड, हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत चेंजेस आए हैं. एजुकेशन इंडस्ट्रीज में सभी कुछ पहले ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन क्लासेस होती थी. अभी ये हो गया है कि आपके पास ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं. तो ऑनलाइन क्लासेस में भी अभी आपने देखा कि बहुत सारे जूम है, आपके पास गो टू मीटिंग्स हैं, ये सब आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं. तो दे आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी आपके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये आपके जो डेटा जो कलेक्ट करते होंगे उसको किसी प्रकार से गाइड किसी कंपनी को बेचे और उसका हो सकता है फायदा उठाने की कोशिश करें. जैसे हम कुछ कंपनियां अभी वर्क कर रही है ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन एग्जाम करवाने की इसमें. तो विद कौन हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है इस टाइप की इंफॉर्मेशन की वो यूज कर सकते हैं. हेल्थ केयर में भी बहुत सारी कंपनी आ रही है. डॉक्टर्स अभी हम पर्सनल विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो वो टेलीमेडिसिन या टेली सर्जरी के थ्रू इलाज कर रहे हैं. तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस वी हैव. तो डिफरेंट कंपनीज में भी डेटा साइंस के एग्जांपल हमने देखा था. लाइक हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, अब वो उसमें हो सकता है कि फ्रॉड केसेस बढ़ेंगे अब कि लोग लोन नहीं चुका पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू पे देयर लोन्स. तो क्या होगा, कंपनी एनालाइज करेगी कि किसने लास्ट 3 मंथ्स का हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है, तो वो उनको अगले बार से लोन ना देने का मतलब जो भी उनका फंडा रहता है एनालिसिस करते हैं. तो उस प्रकार से वो they will try to manage themselves. So in every industry we can use data science. तो कुछ इंडस्ट्री फायदे में रहेगी, कुछ हो जाता है कुछ में अभी लॉस होगा. हेलो सर. I'm not able to hear you, sir. You are muted. माइक इज म्यूटेड. आकांक्षा दामले और जिनको भी मैंने नाम लिया था अपने क्वेश्चन आप लोग लेके आए. आकांक्षा, यू आर हियर मी? अभिषेक नहीं, अभिषेक तो चले गए. आकांक्षा, यू आर हियर मी? हर्षित, आप कुछ क्वेश्चन करें सबसे. हर्षित जैन. You can write your questions in chat window also. आपकी आवाज नहीं आ रही है. हर्षित, आप सुन पा रहे हैं? हर्षित जैन. कुणाल साहू, आप क्वेश्चन करें सर से. प्रशांत. चैट बॉक्स में शायद किसी ने क्वेश्चन किया है. कौन है ये? अच्छा, ये अमित जी का आपका है. नहीं, मैंने नहीं पता.
सॉरी। हाँ, आप लोग आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना चैट बॉक्स में अपना जो भी फीडबैक है कैसा रहा और क्या इम्प्रूवमेंट आप इस तरह के लेक्चर में और चाहते हैं, आप लोग शेयर करें अपना फीडबैक। Sir, if no one is asking question, we can conclude. हाँ हाँ, ये लगता है मोबाइल ऑन करके ये लोग कहीं रख के चले गए हैं अटेंडेंस लगाने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। अदरवाइज दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग आवर क्वेश्चन। Yes, Amit, we can conclude. Okay. Hope you enjoyed today's session. So, thanks for listening. Thank you. मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित, क्योंकि इतने कम समय में आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे स्टूडेंट के लिए इतना टाइम दिया। और क्या है, टीचिंग इंडस्ट्री के लोगों को तो हमारे स्टूडेंट हमेशा ही सुनते हैं, रोज ही टीचर उनको मिलते हैं सुनने सुनाने के लिए। बट इंडस्ट्री का जो एक रियल एक्सपीरियंस है जो इनसे लैग करता है, इन लोगों को कई बार लगता है कि सच में इंडस्ट्री में ये बात कैसे होती होगी, कैसे क्या करना है। तो ये प्लेटफॉर्म आपकी वजह से हम अवेलेबल करवा पाए और हमारे स्टूडेंट को इंटरेक्ट कराया है आपसे, जिससे एटलीस्ट इन लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े और इनके क्वेश्चन और चीज़ों को एड्रेस करें और मोटिवेट हो नई चीज़ों को सीखने और इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी होने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से 2008-9 में जो रिसेशन आया था, जिसमें कि लगभग सभी बड़ी कंट्रीज इफेक्टेड हुई थी और इंडिया उस समय बच गया था। बट अब मुझे ये लगता है कि कोविड-19 के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी बहुत स्पेसिफिक और बहुत हैंड्स ऑन वाले लोग चाहिए होंगे। तो इसी वजह से ऐसे इंडस्ट्री के लिए हमारे स्टूडेंट रेडी हों, ये पर्पस की वजह से हम आप लोगों को यहाँ हम लेके आ रहे हैं, जिससे कि कोई गैप किसी के स्किल में ना बचे और कॉन्फिडेंस अच्छा रहे और ये मोर प्रैक्टिस करें और इंडस्ट्री के लिए रेडी रहें। तो कुछ इस तरह के पर्पस में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट आपने किया, आपने गाइड किया बच्चों को, स्टूडेंट को, और बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी के हिसाब में आपको थैंक यू। थैंक यू। अमित, आपका चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। यू कैन गो थ्रू चैट बॉक्स और चैट बॉक्स में आपको लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं। Okay. संस्कार विजयपुरिया, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप माइक पे आए। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका कुछ हैकाथॉन क्या कुछ कोडिंग वोडिंग में कुछ आपको कुछ टीम में पार्टिसिपेशन मिला है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वर्ड। संस्कार विजयपुरिया, यू आर एबल टू हियर, कम ऑन माइक। Fourth semester Sanskar, you are able to hear me? अमित, ये लोग माइक पे आने पे घबराते हैं, ये इसका क्या इलाज है? मतलब ये बड़ी अजीब बीमारी है। यदि आज ये लोग अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, देन हाउ दे गेट रेडी फॉर इंडस्ट्री? मतलब ये मुझे थोड़ा सा ये बात अखरती है लोगों का ये बिहेवियर। कोई दिक्कत नहीं है। एक तो एक मेजर प्रॉब्लम एक लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है
लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है और हेस्टेशन होता है। वो जब तक वो हेस्टेशन दूर नहीं करेंगे, जब तक कोई भी आपको इंटरव्यू में बैठे लेगा नहीं। नहीं, कोई भी आप this कभी is the इंटरव्यू very good platform. This is a very good platform where student can share his view, and they practicing his to share his view. But student are not ready to do this. ऐसा लगता है कि सिर्फ बैठने और कथा सुनने आए हैं। तो ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो आपका मुंह खुलवा के ही आपसे पूछेगी, वो आपके व्यूज तो आप जब बोलेंगे तो ही सुनेंगे, और ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये मैं एक ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि जैसे ही हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, उस समय ये लोग कोई अपना माइक का प्रॉब्लम बता देता है, जैसे संस्कार बोल रहे हैं इनका माइक खराब है। अधिकतर जिन बच्चों ने अभी तक जिनके नाम लिए मैंने, सब अपना यही प्रॉब्लम बता देते हैं, इनका माइक खराब है। पर इनका माइक आज खराब है मान लेते हैं हम, पर यदि इनका माइक उस दिन भी खराब रहा जब इंडस्ट्री की जरूरत रही तो क्या होगा? तो दिस इज द वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन इंटरेक्ट। बट जैसे ही हम इंटरेक्शन शुरू करते हैं तो अभी 88 अटेंडेंस थी, और लगभग 12-15 स्टूडेंट ने छोड़ दिया क्योंकि उनका नाम दिखेगा, उनका नाम पुकारा जाएगा, क्वेश्चन पूछिए। तो दिस इज द वेरी this is the practice done by student, and this is the very good platform where they can practice. सर अभी इसका तो कोई ये हो सलूशन रहा है आपके पास? जी, आपके पास कोई सलूशन हो तो आप बताएं। सर, अभी तो ये होगा कि जैसे अब अपकमिंग डेज में आप भोपाल में ही हैं और जी, आपका इंटरव्यू है मुंबई में या फिर पुणे में, तो आपको वो ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ हाँ तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई आप भोपाल में हो, आप कंपनी मुंबई में है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको या तो टेलीफोनिक इंटरव्यू देना पड़ेगा या तो आपको वीडियो इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो अभी अगर वो अपने को रेडी नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में, तो एक समय आएगा जब उनको ठोकर लगेगी और वो अपने आप को तैयार करेंगे उस हिसाब से। नहीं, पर वो उन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा ना। आज आपके पास 75 लोगों के बीच आप अपनी बात रखने का, अपना वीडियो ऑडियो रखने का आपको ऑफर दिया जा रहा है। यदि आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो फिर आपको कौन अवेलेबल कराएगा, कौन आपको सुनेगा, कौन आपकी चीजों में बताएगा कि ये सही बोला था, ये गलत बोला था, ऐसा इंप्रूव करना चाहिए। लाइक ऑल दीज थिंग्स दे वेयर दे प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स टाइप ऑफ थिंग। सर वो तो बच्चे धीरे धीरे ही सीखेंगे। नहीं, ये मतलब जितने भी हमारे साथ के स्टूडेंट। ये बताइए। सर राम रघुवंशी एक बात पूछना चाह रहे थे। जी राम जी बताएं। जी सर। जी मैं ये सलाह है जी बताएं कि हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर फील्ड में 8-10 साल से वर्क कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज का हमें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, किसी भी लैंग्वेज का। जैसे इसमें पाइथन और आर लैंग्वेज अपने को कंपलसरी है डेटा साइंटिस्ट में, लेकिन हमें लैंग्वेज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ना जानकारी हमने पढ़ी, नेटवर्क इंजीनियर रहे हैं, नेटवर्क का वर्क किया है, हार्डवेयर का किया है, सॉफ्टवेयर का किया है, लेकिन ये डेवलपमेंट वाला पार्ट और वेबसाइट इसका सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज का नहीं किया। तो अभी इसमें क्या डेटा साइंटिस्ट में हमें ज्यादा टफ पड़ेगी वो। तो क्या ऐसी कोई सॉल्यूशन है कि इसमें बेटर तरीके से हम सीख पाए इस चीज को? राम रघुवंशी सर, एक्चुअली में क्या है कि आपको लग रहा है कि थोड़ा डेटा साइंस कंप्लीटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो वो ऐसा है नहीं कि कंप्लीटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है। जी आपको अगर आप कोई सी भी इंडस्ट्री में आते हो, आइदर वो नेटवर्किंग इंडस्ट्री हो या टीचिंग इंडस्ट्री हो, तो उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है। जी तो ये आर और जो पाइथन लैंग्वेजेस हैं, और अभी तो ये स्टार्ट है और इसमें बहुत सारे टूल्स आगे भी हैं इसमें। तो वो मतलब आप अगर उसमें आप टाइम स्पेंड करते हैं 1 मंथ या 2 मंथ एटलीस्ट, तो आप वो चीज आराम से सीख सकते हैं। और आप अपना मतलब किसी को 8 साल का एक्सपीरियंस है या किसी को 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग जो ऑलरेडी कंपनी में हैं, लाइक जो लोग TCS में जॉब कर रहे हैं, इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं, तो या तो वो जावा में काम कर रहे हैं, .NET में काम कर रहे हैं, और उनको लगता है कि उन्हें वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा उनकी फील्ड में, तो वो लोग भी डेटा साइंस में आ रहे हैं इस समय। तो उन्हें भी या जो लोग BCom में है, MCom में है, फिजिक्स में है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ इंजीनियर होगा, नेटवर्क इंजीनियर होगा वही आ सकता है। डेटा साइंस में किसी भी प्रकार का बंदा आ सकता है, और उसका अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है
तो उसको कोई इश्यू नहीं है, उसको आर प्रॉब्लम आर नहीं आती है अभी, कोई इश्यू नहीं है उसको, उसके पास समय है 1 महीने का 2 महीने का, तो वो आके प्रैक्टिस करे, ये सब लैंग्वेजेस सीखे, डेटा को जाने, डेटा के बारे में जाने और डेटा का इंसाइट्स निकालने की कोशिश करे, मशीन लर्निंग लैंग्वेज सीखे, तो 1 या 2 महीने या 3 महीने में अपने आप को रेडी कर सकता है इस फील्ड में आने के लिए। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। राम जी, एक मैं और ऐड करना चाहूंगा इस पे, यदि आप जी जी प्रोग्रामिंग साइड नहीं जाना चाह रहे तो जी एक अभी सर के प्रेजेंटेशन में था, एक टेबलू सॉफ्टवेयर था जो जी कि एमएस एक्सेल टाइप का डेटा को प्रेजेंट करने के लिए काम आता है। और टेबलू लगभग एमएस एक्सेल से थोड़ा सा कहिए बड़ा भाई है, पर पूरी दुनिया जो आजकल आप न्यूज चैनल में जितने भी न्यूज चैनल आजकल पूरे वर्ल्ड का डेटा दिखा के और आपको प्रेजेंट करते हैं जी डैशबोर्ड में, जी वो सब टेबलू जैसे ही टेबलू जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जी तो आप और वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, मतलब उसमें कोई बटन इधर से उधर कीजिए, एक बार प्रैक्टिस चीजें करते रहिए। तो टेबलू के डेटा साइंटिस्ट में टेबलू के प्रेजेंटेशन वाले लोगों की बहुत ज्यादा मांग है, तो आप टेबलू को एक टारगेट कर सकते हैं जिसमें ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है, ना के बराबर प्रोग्रामिंग है। तो आप जैसे लोगों के लिए डेटा साइंस फील्ड में आने के लिए टेबलू बहुत अच्छा टूल है। जी जी, धन्यवाद सर आप दोनों सर का, हाँ, बहुत ये अच्छी अभी जानकारी अमित मिली है जी। जी। जी मैंने स्लाइड में मैंने एक वर्ड यूज किया था, डेटा विजुलाइजेशन। डेटा विजुलाइजेशन टूल एक वर्ड यूज किया था स्लाइड में। तो वो जो डेटा विजुलाइजेशन होता है वही, मतलब हम टेबलू टूल होता है उसके लिए, क्लिक सेंस होता है, पावर बीआई होता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, इनकी हेल्प से आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हो। मतलब we have multiple things to do in the field of data science. We can use R, we can use Python, we can use Tableau, we can use Hadoop, Spark. There are multiple things. अभी तो मैंने सिर्फ 1 या 2 का ही नाम लिया है। डेटा साइंस एक वास्ट फील्ड है और इसका हर एक इंडस्ट्री में और हर एक कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज कर रही है। तो आप इसमें टेबलू या क्लिक व्यू सीख सकते हो और इसमें आ सकते हो आप अभी भी। मतलब इसका कोई समय नहीं है, मतलब कि जैसे KFC के मालिक ने उसको 65 की एज में ओपन किया था, तो ऐसा कुछ समय नहीं है कि डेटा साइंस में आपको इमिडिएटली फ्रेशर होने पे या इंडस्ट्री में 1-2 साल जॉब करने के बाद ही आना है। आप किसी भी टाइम रेडी हो सकते हो आप। हेलो अमित सर, मैं मनुदीप बोल रहा हूँ। ओके सर अभी एक्चुअली नेक्स्ट सेमिनार में मेरा हो रहा था, तो मेरे को बस आपसे लिंक्डइन की आपके अगर आप प्रोफाइल शेयर कर देते अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे, तो जो लोग भी आपसे लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो दे कैन सेंड यू रिक्वेस्ट। मनोदीप, जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है आप लोग अपने व्हाट्सएप पे चेक कीजिए, उसमें सर का मोबाइल नंबर भी है और सर का लिंक्डइन आईडी भी है। आप लोग चेक कीजिए जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आया है पोस्टर के अलावा, जिसमें कि टाइम और लिंक और सब चीजें बताई है, उसमें लिंक्डइन आईडी सर का शेयर्ड है ऑलरेडी। यस सर, मैंने तो रिक्वेस्ट भेज दी सर को। मैं तो मतलब बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स पे जो और कनेक्ट भी होना चाहे तो, और जिन्होंने नहीं देखा हो मैसेज तो ठीक है, वो मैसेज सभी के पास व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है। लिंक्डइन आईडी सर की सभी के पास है, मोबाइल नंबर सर का सभी के पास है ना। तो आप भी जो लोग भी सर से जुड़ना चाहेंगे अपने व्हाट्सएप पे जाके चेक करेंगे तो सबके पास वो आईडी है। वैसे सर यहाँ शेयर करते हैं, कोई इशू नहीं है, पर ये क्योंकि चैट विंडो अभी बंद हो जाएगा तो फिर आप लोग यदि नहीं कॉपी कर पाए तो दिक्कत है। तो अमित सर प्लीज शेयर करेंगे आपकी चैट विंडो पे, यदि आपके पास लिंक हो तो आप शेयर कर दें। तो क्या सर मुझे 1 मिनट लगेगा। हाँ, नहीं ले लीजिए ना, टाइम की दिक्कत नहीं है। सब घर बैठे हैं, सब फुर्सत है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ इस तरह के कभी वेबिनार मिल जाते हैं अटेंड करने के लिए तो वो कर लेते हैं। सर अमित सर, एक बात और पूछनी थी आपसे। जो आपने IIT खड़गपुर से जो कोर्स किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब कैसे अप्लाई करते हैं एंड क्या? वन मिनट। लिंक्डइन आईडी अमित जी का आ चुका है, सभी लोग कॉपी करके और अपने
अपने पर्टिकुलर डिवाइस पे सेव कर लें, अदरवाइज चैट विंडो के बाद ये मैसेज ऑफ हो जाएगा। तो सब जिनको भी आजकल का लिंक्ड आईडी चाहिए वो लोग कॉपी कर लीजिए। जब मैं बैचलर डिग्री किया था उसके बाद एक कोर्स किया था मैंने, दैट इज PGDIT, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन IT। वैसे अभी वो कोर्स नहीं होता है वहाँ पे शायद, अब सारे IIT और IIIT MNITs वगैरह ने डेटा साइंस कोर्स कराना स्टार्ट कर दिया है। आज तो आप डेटा साइंस कोर्स में जाओ, आप जो कोर्सेस हैं अब वो ओल्ड फैशन हो गए हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। अगर आप अपने मोबाइल का यूज अच्छी तरह से सेकंड करोगे। सेमेस्टर स्टूडेंट का कोई एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, आप देखिएगा। अशोक द्विवेदी, आपका जो क्वेश्चन है कि आप सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट से, तो फ्रॉम वेयर आई कैन स्टार्ट। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास 4 साल इस समय, तो आप एनालिटिक्स विद्या का एक वेबसाइट होता है, सभी लोग सुन लें तो सभी लोग के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है। एनालिटिक्स विद्या एक वेबसाइट है, उसमें एक प्रॉपर कैरियर पाथ बना हुआ है। आप एनालिटिक्स विद्या डेटा साइंस पाथ कैरियर पाथ 2017, 2018 और 2019 ऐसे डाल के सर्च करोगे तो उसमें आपको पूरा पाथ दिया हुआ है कि हम जनवरी में स्टैटिस्टिक्स सीखे, फरवरी में आर सीखे, मार्च में ये सीखे, मतलब पूरा एक करंट उन्होंने पाथ दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो आपके पास ज्यादा समय है तो आप वो पाथ फॉलो करते रहें और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाते जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। मतलब जो भी आपके पास डेटा आए, या फिर कैगल में डेटा मिल सकता है, आपको गिटहब में डेटा मिल सकता है, आपके पास काफी डेटा मिल सकता है, तो आप वहां से डेटा उठाए और अपना प्रैक्टिकल खुद स्टार्ट करें। तो आपके बहुत सारे हैकाथॉन होते रहते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट में जब हैकाथॉन्स और अपना गिटहब आईडी और जो अपने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपको कंपनी जल्दी हायर करेगी। अशोक द्विवेदी, होप आई एम एबल टू गिव योर आंसर। अशोक कंफर्म करें, और 4th सेमेस्टर से जो स्टूडेंट अवेलेबल हैं उनमें से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग अपने क्वेश्चन यहाँ माइक पे आके पूछें। 4th सेमेस्टर CSE, Kunal is there, Tanya Singh is there, many students available. Please ask your question in from mic. हाँ, अशोक द्विवेदी का एक्नॉलेज आ गया है। फोर्थ सेमेस्टर CSE, निधि सूर्यवंशी, यदि आप हैं तो आप कोई क्वेश्चन रखें अपना। अंकित कौरव, okay, Ankit, for this wonderful and fruitful session. Useful. Okay, thank you. कुणाल कुछ बोल नहीं रहे, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने अमित, हमारे इनसाइट ऑफ दिस डेटा साइंस है, इनसाइट ऑफ इंडस्ट्री हमारे स्टूडेंट से शेयर की। तो आई थिंक ये लोग काफ़ी बेनिफिटेड होंगे, और आगे भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे जुड़े रहें और हमारे स्टूडेंट को बेनिफिट आपका ऐसे मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।